बॉलीवुड है, यानी कि खूबसूरत चेहरों की दुनिया। यहाँ पर खूबसूरत चेहरा और एक्टिंग के अलावा आपके अंदर कंपटीशन को फाइट करने की हिम्मत और पॉलिटिक्स भी आना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में अगर आप हिट हो गए तो वहीं से आपका स्ट्रगल शुरू होता है अपने स्टेटस को मेंटेन करने का। और ऐसा ही कुछ किस्सा है बॉलीवुड के एक खूबसूरत एक्टर जिसने बॉलीवुड में एंट्री तो मारी थी लीड हीरो के रूप में, धीरे धीरे बन गए सपोर्टिंग एक्टर और उसके बाद बन गए रामायण के एक कैरेक्टर यानी कि मेघनाथ। बात करेंगे एक्टर विजय अरोड़ा के बारे में। कब, क्यों और कैसे में मैं आपको बताऊंगी कि कब एक्टर विजय अरोड़ा बॉलीवुड में आए, क्यों उन्हें आते ही राजेश खन्ना से कंपेयर करना पड़ा और कैसे जो विजय अरोड़ा एक टाइम पर लीड हीरो थे वो बन गए एक कैरेक्टर आर्टिस्ट। गुजरात से अपने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद विजय अरोड़ा मुंबई आ गए एक्टर बनने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उनके लुक्स थे सभी ने उन्हें यही प्रोफेशन सजेस्ट किया था। लेकिन यहाँ पर आकर वो फिल्म इंडस्ट्री की असलियत से रूबरू हुए थे कि यहाँ पर आप ऐसे ही खूबसूरत हैं इसलिए नहीं आ सकते हैं, उसके साथ आपको एक्टिंग का टैलेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। यही कारण था कि 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस की ठोकर खाने के बाद विजय अरोड़ा फिर चले गए पुणे FTII, जहाँ से उन्होंने एक्टिंग की स्किल्स सीखी। इनफैक्ट वो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे कि उन्होंने पुणे FTII से गोल्ड मेडल जीता था। अपने एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद विजय अरोड़ा फिर से मुंबई आ गए और ईयर 72 में विजय अरोड़ा को मिली अपनी पहली फिल्म। ये फिल्म थी जरूरत। इस फिल्म में उनकी लीड एक्ट्रेस थी जरीना वहाब। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन विजय अरोड़ा के लुक्स और उनकी एक्टिंग को देखकर उन्हें एक प्रॉमिसिंग एक्टर माना गया। विजय अरोड़ा की किस्मत चमकी ईयर 1973 में जब फिल्म आई यादों की बारात, और इस फिल्म में उनकी पेयरिंग हुई थी तब की टॉप एक्ट्रेस जीनत अमान के साथ। इस फिल्म के गाने भी पॉपुलर हुए और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही, और इसके साथ ही विजय अरोड़ा के रूप में बॉलीवुड को मिल गया एक और खूबसूरत चेहरा। इनफैक्ट बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना से जब एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बॉलीवुड के नेक्स्ट सुपरस्टार के रूप में किस एक्टर को देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी जगह अगर बॉलीवुड में कोई ले सकता है तो वो है विजय अरोड़ा। इस तरह से उनके करियर की गति थी। जी हाँ, यादों की बारात के बाद विजय अरोड़ा फागुन में नजर आए, जिसमें उन्होंने काम किया जया बच्चन और वहीदा रहमान के साथ। इसी के साथ इंसाफ फिल्म में वो नजर आए तनुजा के साथ, और परवीन बाबी के साथ वो फिल्म करते नजर आए 36 घंटे। विजय अरोड़ा एक के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे थे और खूबसूरत लुक्स भी थे। उनके लुक्स को राजेश खन्ना, धर्मेंद्र जैसे एक्टर से कंपेयर किया जा रहा था। लेकिन ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री में एक और एक्टर धीरे धीरे अपने कदम बहुत ही मजबूत कर रहा था। ये टाइम था अमिताभ बच्चन का, और इसी के चलते फिल्म इंडस्ट्री, जिसे कि सबसे ज्यादा टफ इंडस्ट्री माना जाता है कंपटीशन के मामले में, इस कंपटीशन और इस पॉलिटिक्स को विजय अरोड़ा नहीं झेल पाए। उन्हें कुछ फिल्में ऑफर होती और आगे चलकर उन्हें उन फिल्मों में से रिप्लेस कर दिया जाता था किसी ऐसे एक्टर से जिसका प्रोडक्शन हाउस से कुछ अच्छा रिश्ता होता था। यही कारण था कि धीरे धीरे विजय अरोड़ा को लीड एक्टर की जगह सपोर्टिंग रोल्स मिलने लगे, और क्योंकि एक्टिंग उनका पैशन था तो वो सपोर्टिंग एक्टर के रोल्स भी एक्सेप्ट करने लगे। और आप तो जानते हैं कि ये इंडस्ट्री सबको टाइपकास्ट कर देती है। ऐसे में जब से विजय अरोड़ा ने सपोर्टिंग रोल करना शुरू किए तो लोगों ने उन्हें फिर सपोर्टिंग रोल्स ही ऑफर करना शुरू कर दिए। ईयर 81 तक तो ऐसा हो गया था कि जो विजय अरोड़ा 10 साल पहले अमिताभ बच्चन की टक्कर में खड़े थे, उनके मेन कंपटीशन थे, वो विजय अरोड़ा ईयर 81 में नसीब फिल्म में काम कर रहे थे, जिसके लीड एक्टर थे अमिताभ बच्चन, और इस फिल्म में वो एक सपोर्टिंग एक्टर के रोल में नजर आए थे। कुछ और फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने के बाद धीरे धीरे विजय अरोड़ा ने अपना फोकस फिल्मों से टेलीविजन की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी दौरान रामानंद सागर रामायण बना रहे थे और उसमें उन्होंने मेघनाथ का किरदार लिया। ये किरदार तो काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन धीरे धीरे विजय अरोड़ा को फिल्में ऑफर होना बंद हो गई थी। बस सोचने वाली बात ये थी कि विजय अरोड़ा, जिनका प्रोफाइल इतना बड़ा था, वो फिल्म के इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके थे, खुद एक फिल्म के इतने बड़े एक्टर थे, वो रामायण में एक कैरेक्टर रोल निभा रहे थे और वो रोल भी एक सीमित रोल था। वहीं अगर बात करें सीरियल के मेन कैरेक्टर्स की, यानी कि अरुण गोविल या दीपिका की, तो उनकी प्रोफाइल भी विजय अरोड़ा जितनी बड़ी नहीं थी। इंडस्ट्री की एक बहुत ही सैड बात है कि इंडस्ट्री पहले किसी को स्टार बनाती है
और वो जैसे ही स्टार बनता है तो उसे तुरंत रिजेक्ट भी कर देती है। हालांकि 80s खत्म होते होते और 90s की स्टार्टिंग में वो कुछ और फिल्मों में भी नजर आए, जैसे कि गोविंदा के साथ दोस्त गरीबों का में, जान तेरे नाम फिल्म में, 100 डेज फिल्म में, इसके अलावा विश्वात्मा में भी नजर आए, लेकिन इन सभी फिल्मों में उनका रोल बहुत ही छोटा था। इधर टीवी पर रामायण के अलावा वो नजर आए थे श्याम बेनेगल के शो भारत एक खोज में, और यही वो टाइम था जब वो प्रोडक्शन में भी आए, साथ ही सिनेमेटोग्राफर भी बन गए। बॉलीवुड का शायद ही कोई एक्टर होगा जिसने बॉलीवुड में स्टार बनने के बाद इस तरह का स्ट्रगल किया था, यानी कि आप एक एक्टर थे, ओवरनाइट स्टार बन गए थे, उसके बाद आप सपोर्टिंग एक्टर बने, उसके बाद कैरेक्टर रोल्स तक आपको लोगों ने टाइपकास्ट कर दिया, और फाइनली प्रोडक्शन और सिनेमेटोग्राफी में आना। आखिरी बार विजय अरोड़ा हमें नजर आए थे 2003 की फिल्म इंडियन बाबू में, और 2007 में तो विजय अरोड़ा ने इस दुनिया को अलविदा ही कह दिया। वो एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते 2007 में उन्होंने दुनिया को बाय बोल दिया। अगर फैमिली की बात करें तो विजय अरोड़ा की वाइफ है दिलबर, जो कि पारसी है, साथ ही उनका एक बेटा है फरहाद विजय अरोड़ा, लेकिन वो इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। विजय अरोड़ा बॉलीवुड के उन चंद एक्टर्स में से हैं जिनका स्ट्रगल वाकई में दुख देने वाला है, जो इंडस्ट्री में सब कुछ करके भी अपनी पहचान बनाने में नाकाम हो गए। उन्होंने टॉप एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, उन्होंने हिट फिल्में दी, उन्होंने स्टनिंग परफॉर्मेंस दी, उनके लुक्स बहुत अच्छे थे, एक्टिंग में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और क्या कमी रह गई थी कि बॉलीवुड में विजय अरोड़ा अपना वो मुकाम नहीं बना पाए जिसके वो हकदार थे। विजय अरोड़ा की ये स्टोरी सुनकर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना। मुकेश रावल हमें रामायण में रावण के उस भाई का किरदार करते हुए नजर आए जो है तो राक्षस, लेकिन उसका दिल देवताओं जैसा है। यही कारण है कि उन्होंने रावण के खिलाफ जाते हुए राम को सपोर्ट किया, और भले ही थे वो रावण की फैमिली के, लेकिन उन्हें सिद्धांत और प्रिंसिपल्स राम के सही लगते थे। इनफैक्ट विभीषण रामायण के उन चंद कैरेक्टर्स में से है जिसका एग्जाम्पल टाइम टाइम पर दिया जाता है, और कहा जाता है कि हर फैमिली में एक विभीषण जैसा भाई जरूर होता है। कम ही लोग जानते हैं कि मुकेश रावल रामायण के अलावा गुजराती थिएटर की एक जानी मानी पर्सनैलिटी है। वो कई गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं, साथ ही हिंदी फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं, जैसे कि लहू के दो रंग, औजार, सत्ता और मृत्युदाता। लेकिन उन्हें जो मेन पॉपुलैरिटी मिली थी वो रामायण से ही मिली थी। ये हो गई उनके करियर की बात। अब आपको बताते हैं मुकेश रावल की पर्सनल लाइफ के बारे में। आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि विभीषण का रोल निभाने वाले मुकेश रावल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 2016 में ही उनकी मौत हो गई, और ये मौत बहुत ही दर्दनाक थी। कहा जाता है कि 2016 में उनकी कटी फटी लाश रेलवे ट्रैक्स पर मिली थी। इनिशियली इस डेथ को एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तब सामने आया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड था। मुकेश रावल डिप्रेशन में चल रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ सालों पहले अपने 18 साल के बेटे को खो दिया था, जिसकी डेथ एक बार ट्रेन से गिरकर ट्रेन के नीचे आने से हो गई थी। अपने जवान बेटे की इस दर्दनाक मौत का दुख मुकेश रावल झेल नहीं पा रहे थे, वो डिप्रेशन में थे, और इसी दौरान उनकी बेटी की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। ऐसे में मुकेश रावल अपनी वाइफ के साथ अकेले ही रह गए। धीरे धीरे बेटे की कमी बहुत ज्यादा उन्हें खलने लगी, और कहा गया कि एक दिन जब वो अपनी एक फिल्म की डबिंग करके लौट रहे थे तब उन्होंने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि ट्रेन के आने से पहले ही मुकेश रावल ट्रैक्स पर सोए हुए थे। मोटरमैन जब तक ब्रेक लगाता तब तक ट्रेन उन पर चढ़ चुकी थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। जहां फैमिली ने उनकी डेथ को एक एक्सीडेंट बताया, वहीं पुलिस का कहना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि सुसाइड था, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुकेश रावल के बारे में खबरें आई थी कि वो डिप्रेशन में हैं और अपने बेटे की मौत को भुला ही नहीं पा रहे हैं। भले ही उनके बेटे की मौत को 5 से 6 साल क्यों नहीं हो गए हो, लेकिन उस दुख से मुकेश रावल निकल ही नहीं पाए और उन्होंने उसी तरह से खुद को खत्म कर दिया जिस तरह से उनके बेटे की डेथ हुई थी, यानी कि रेलवे ट्रैक्स पर। मुकेश रावल आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर विभीषण वाला जो है वो उन्हें आज भी लोगों की बातों में
हमें जिंदा रखता है, वो हमारी यादों में है, वो हमारी बातों में है। और जब भी हमारे दिमाग में विभीषण का नाम आता है तो हमारे सामने चेहरा मुकेश रावल का ही आता है। इस बात का बहुत दुख है कि एक बार फिर से जब रामायण टेलीकास्ट हो रही है तो इसकी खुशी शेयर करने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने विभीषण वाले कैरेक्टर से हमेशा लोगों के यादों में जिंदा रहेंगे। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब करें बॉलीवुड ठिकाना।